जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम प्रीवियस ईयर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए कर रहे थे। उसमें हम 8वीं क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। आशा करता हूं इससे पहले आपने 7 क्लासों को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो भी अगर मैं यहाँ लिखता हूं उन चीजों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, बिना किसी टाइम को गवाए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? ठीक है, तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था, तो ये था आपका मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान जीता था। जब इसने गुजरात को विजय किया था उस दौरान इसने मलिक काफूर को एक मतलब कह सकते हो बाजार से खरीदा था, जिसको 1000 दिनारों में खरीदा था। इसीलिए इसको हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और मलिक काफूर ही था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत मदद की दक्षिण भारत को विजय कराने में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था जिसका शासन 1290 से लेकर के 1320 तक रहा करता था। ठीक है, इसने ही घोड़ों को दागने की और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा का शुभारंभ किया, और जो सेना होती थी उसको स्थायी रखने का या स्थायी वेतन देने का भी शुभारंभ इसी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो जो आपकी विंध्य श्रेणी है और उसके दक्षिण में आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, जो सात पर्वतों से मिलकर के एक श्रेणी बनती है जिसको सतपुड़ा कहते हैं, और इन्हीं के मध्य से होकर के नर्मदा नदी का अपवहन होता है। मैं वहीं अगर विंध्य और सतपुड़ा के लिंक उसकी बात करता हूं, जोड़ने वाले पर्वत की, तो इसको ये जो पर्वत है बनता है आपका, इसको आप मैकाल रेंज के नाम से जानते हो। क्या कहते हो? मैकाल रेंज, है ना। वही राजपीपला और महादेव रेंज आपकी सतपुड़ा की ही क्या है, सतपुड़ा के ही एक मतलब कह सकते हो पार्ट है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के राजपीपला और महादेव रेंज आपके पार्ट है। ठीक है, इतनी बात है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बनता है आर्थिक एकत्रीकरण। आर्थिक एकत्रीकरण करना आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन का अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में अवस्थित है? किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला आपकी अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? तो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में ये श्रृंखला पड़ती है। और आपको बता दें, किलिमंजारो दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियों में से एक है। दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियों में एक है आपकी किलिमंजारो, जो तंजानिया अफ्रीका में पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था? तो इसका ऑप्शन होने वाला है 1990 में। कब किया था? 1990 में, यानी कि एसटीआई की शुरुआत 1990 के द्वारा होती है। ठीक है, और इसमें 4 इंडेक्स को शामिल किया जाता है। इसके इंडेक्सेस का है 4 है। तो पहली है आपकी जीवन प्रत्याशा। पहली क्या है आपकी? जीवन प्रत्याशा। उसके बाद स्कूल में बिताए वर्ष, और उसके बाद स्कूल में बिताए औसत वर्ष, यानी कि एवरेज वर्ष इसमें शामिल किए जाते हैं। और सकल जो राष्ट्रीय कह सकते हो सकल जो आपकी इनकम है, यानी कि सकल व्यक्ति आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। और 4 इसके इंडेक्स बनते हैं। इनके आधारों पर एसडीआई रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है आपका अफ्रीका का, उसको साहिल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, ठीक है, तो आप देख पाओगे ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पता है, आपका ये सहारा पड़ता है। ये क्या है आपका? ये आपका संपूर्ण भाग सहारा है। ठीक है, और इसके जो कह सकते हो आप, इसके जो दक्षिण में है ये वाला जो भाग है, ये सवाना क्षेत्र घास का मैदान कहलाता है। ये क्या है आपका? ये आपका सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का
मैदान आपका ये पड़ने वाला है। और इन दोनों के मध्य जो एक संक्रमण क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है, इसको आप साहिल के नाम से जानते हो। इसको आप साहिल के नाम से जानते हो। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होने वाला है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होने वाला है। क्या? भाग 18 में। भाग 18 में अगर मैं आपातकाल उपबंध की बात करता हूं तो ये आपके कहां से लिए गए? तो ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध आपके जर्मनी के संविधान से ग्रहित है। भाग 18 में इनको जगह मिली हुई है और आपके लिए 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल के लिए जिम्मेदार अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 352, 356, 360 ये 3 अनुच्छेद हैं जो आपके आपातकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो 8वां क्वेश्चन है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहां से आई है? ठीक है, तो जो अवधारणा है किसकी? तो परामर्श लेने की। किसको? मतलब कह सकते हो आप राष्ट्रपति, जो आर्टिकल आपका 143 है, आर्टिकल 143 है, उसके तहत जो राष्ट्रपति हैं उनको शक्ति मिली हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और ये जो आपका अवधारणा है, ये जो अवधारणा है आपकी कनाडा के संविधान से ग्रहित है। कहां से है? कनाडा के संविधान से ग्रहित है। और कनाडा के संविधान से आपको पता है संघवाद जैसी संघीय व्यवस्था या संघवाद जैसी व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। लावड़ी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, आगे बात करता हूं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको आप क्या कहते हो? इसको प्रतिलेखन कहते हो। इसको क्या कहते हो? प्रतिलेखन के नाम से इसको जाना जाता है, जब डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को देखा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता है, आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 124 बी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 124 बी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 बी के तहत की जाती है। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? ठीक है, जो आपका मालदा गैप है उससे आपका कौन अलग करता है? तो ये करता है आपका प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप पठार। ठीक है, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भाग का ही एक भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग का ही एक भाग है। ठीक है, जो गारो कह सकते हो आप, जो गारो राजमहल गैप के माध्यम से आपका मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भारत से पृथक नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं, तो बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो बी ड्रिबलिंग जो कौशल है वो आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। जब बॉल को हॉकी से लगा करके, ठीक है, आगे भगते हुए उसको ले जाते हैं, तो इस कौशल को बी ड्रिबलिंग के नाम से जाना जाता है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करूं, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आता है? अगर मान लेते हैं कि ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो ये आपका सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और ये आपकी पृथ्वी। अगर मैं इन तीनों को एक संरेखित पर रखता हूं, ठीक है, तो इस दौरान आपका उच्च ज्वार आता है। क्या आता है? तो उच्च ज्वार आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा भी लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य भी लगाएगा, तो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उच्च ज्वार की प्राप्ति होगी। अगर मैं कहूं कि सूर्य ये रहा, पृथ्वी ये रही और चंद्रमा कहीं ये रहा, जब इनकी स्थिति समकोण पर होती है तो इस कंडीशन में आपके निम्न ज्वार आते हैं। इस कंडीशन में आपके निम्न ज्वार आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जब निम्न आपके ज्वार आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्वेश्चन ये था आपका 14वां। ठीक है, तो संरेखित होते हैं तो आपके उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि एक अतिरिक्त
गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण जो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 आ जाता है तो कारण होने वाला विकार का नाम क्या होता है? तो आपका इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हो। डाउन सिंड्रोम में जीभ मोटी हो जाती है, माथा थोड़ा चौड़ा हो जाता है और इस मंद बुद्धि के विकारों को ये उत्पन्न करता है। आगे बात करता हूं तो शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो ये आपके दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे और 2022 के कहां पर आयोजित हुए थे? तो बीजिंग आपके चीन में आयोजित हुए थे। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक। आगे बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता के चित्र धर्म के सामान्य विषय है, तो किस धर्म से ये आपके संबंधित हैं? ठीक है, तो अजंता के जो आपके चित्र हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से आपके संबंधित है। आगे बात करूं, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या होता है? तो प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? तो ये आपका व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका व्यतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को यहाँ आपकी रूसी क्रांति से ग्रहित किया गया है। वही आपकी समानता, वही बंधुता और स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता की अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से ग्रहित किया गया है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हो। किसको कहते हो? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था यानी कि अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसे लागू कर दिया गया था। आगे बात करता हूं निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये ऊंचा पठार हो जाने वाला है आपका तिब्बती पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो ये क्या है आपका तिब्बती पठार, जिसकी औसतन हाइट की बात करूं तो 5000 मीटर आपकी हाइट इसकी मिलती है। तो ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। ठीक है, आगे बात करता हूं तो जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप बैंक दर के नाम से जानते हो। ठीक है, ये अल्पकालीन एक दर होती है जो अल्पकाल के लिए बैंकों को दिया जाता है। ठीक है, जब आरबीआई अगर आरबीआई जो है आपकी रिजर्व बैंक जो इंडिया है वो आपकी अगर वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेती है तो उस वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेती है तो उस रेट को आप रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ध्रुवीकरण। क्या कहा जाता है? आपका ध्रुवीकरण, इस गति को कहा जाता है। आगे बात करता हूं मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो क्या स्थान है आपका परागण का? क्या स्थान है आपका पॉलिनेशन का, परागण का? ठीक है, आगे बात करता हूं निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित हो जाता है आपका ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल क्या है कि जब बास्केटबॉल जो होती है उसको आप जमीन पर हाथ से ऐसे ऊपर नीचे उछालते हो तो उसको ड्रिबल कहा जाता है। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री, वेनिस यानी कि इटली का एक शहर वेनिस, इसका यात्री मार्को पोलो था, जिसको मध्यकालीन भारत या मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता था? तो आपका मार्को पोलो को कहा जाता था। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? तो ये आपका दिया है नागसेन ने। किसने दिया है? तो ये आपका नागसेन ने दिया है। और मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है वो आपकी पाली भाषा में लिखी हुई है। किसमें है? तो पाली भाषा में इसका संकलन किया गया है, जिसमें यूनानी शासक मिलिंद जो था उसने बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को पूछा था और नागसेन ने उनका जवाब दिया था। तो ये प्रश्न और उत्तर मिलिंद पन्हो में आपको देखने को मिल जाते हैं। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी? तो राष्ट्रीय योजना बनाने वाला पहला देश आपका रूस था। और भारत में आपको पता है 1950 में योजना आयोग बना, जिसके पश्चात 1951 से
पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो कौन सा देश था? तो ये आपका रूस था। लोअर हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में क्या कहा जाता है? अगर मैं यहाँ पर हिमालय की बात करता हूँ, ये आपका महान हिमालय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये लोअर हिमालय हो जाता है। तो इन दोनों को पश्चिम में, यानी कि यहाँ पर आपका क्या कहा जाता है? तो इनको दून्स कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून। क्या सुना? देहरादून। ठीक है, पाटली दून। तो इत्यादि जो दून है, जो शिवालिक और शिवालिक और लोअर हिमालय के मध्य जो आपके बीच में संकीर्ण घाटी है, उसको दून कहा जाता है। तो कहां पर? शिवालिक और आपके लघु हिमालय के मध्य, माफ कीजिएगा, ये लघु हिमालय है और ये आपका शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो इनके मध्य पश्चिम में संकीर्ण घाटी को दून कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको कहा जाता है। महादाई या इसको आप मांडवी नदी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? तो इसको मांडवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें आपके गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। ठीक है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। मांडवी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक नदी है और जो आपका अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जो स्टेट है, जिसको बेरिंग संधि के नाम से जानते हैं, जो बेरिंग संधि है, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को तो अलग करती है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर को और आर्कटिक महासागर को, माफ कीजिएगा, आर्कटिक महासागर को और आपका प्रशांत महासागर को, दोनों को जोड़ती है। तो प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है। किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाता है आपका कोबरा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? आपका कोबरा, जिसको भुजंगासन प्रदर्शित करता है और ये कोबरा जैसी मुद्रा आपकी बनती है। नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को आप खादर के नाम से जानते हो, जो भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी नई जलोढ़ को क्या कहते हो? खादर कहते हो। पुरानी जलोढ़ को आप बांगर के नाम से जानते हो। पुरानी जलोढ़ को आप किसके नाम से जानते हो? बांगर के नाम से जानते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये कहा जाता है कि ये किया जाता है आपके मूलानुपाती सूत्र का। ठीक है, तो किसी यौगिक है, उसमें परमाणुओं की संख्या बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करना है उसके। ठीक है, तो आप मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके भारत के उपराष्ट्रपति जी होंगे। मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जी नहीं है, तो भारत के सीजेआई इस पद को संभालेंगे। अगर सीजेआई भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठतम जो आपका न्यायाधीश होगा, वो आपका राष्ट्रपति पद को संभालेगा। ठीक है, और ये तब तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाते। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो विज्ञान कथा पुस्तक है आपकी सूर्य सिद्धांत। कौन सी है? सूर्य सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि सूर्य तो स्थिर है, सूर्य क्या है? स्थिर है, और सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य सिद्धांत में इसको बताया गया है। भारतीय संविधान बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर? तो ये लगाता है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर। आपका अनुच्छेद है, आपका अनुच्छेद 24, जो बाल श्रम को निषेध करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 आपका बाल श्रम को निषेध करता है, और 14 वर्ष से कम बच्चों को आप किसी भी हैवी खदान, कारखाने या किसी खतरनाक जगह पर श्रम के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, श्रम के लिए नहीं लगा सकते। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था? तो ये था आपका महमूद गजनवी।
महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था, जो 1000 से लेकर के या 1001 से लेकर के 1027 तक जाता है। 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जो 16वां जो आक्रमण था इसका, 16वां जो आक्रमण था उसमें इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो 1025 के आसपास इसका हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर किसको समर्पित है? तो प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर आपका आपका बुद्ध को समर्पित है। और ये प्रसिद्ध बोरोबुदूर जो मंदिर है ये आपका इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहां पर है? तो ये आपका इंडोनेशिया में अवस्थित है। और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। तो बौद्ध मंदिर सबसे दुनिया का बड़ा कौन सा है? तो आपका बोरोबुदूर जो इंडोनेशिया में है और बुद्ध को समर्पित है। आगे बात करता हूं, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो ये आपका पैकिंग कार्यशीलता हो जाती है। ये क्या हो जाती है? आपकी पैकिंग कार्यशीलता। आगे बात करता हूं तो AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम हो जाता है। 1973 में इसकी स्थापना होती है और जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय देखने को आपको मिल जाता है, जो भारत में कबड्डी के रेगुलेशन के लिए, नियम के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो दिल्ली में नहीं है, ये है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता है महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में आपकी पड़ती हैं। ठीक है, वही हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला, ये तीनों जो आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, ये आपकी नई दिल्ली में पढ़ने वाली है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये आता है आपका परिमाण विश्लेषण। ठीक है, ये क्या होता है आपका? परिमाण विश्लेषण। इकाई की सहायता से आप एक इकाई को दूसरी इकाई में बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करूं तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है। तो इसको आप पॉकेट वीटो के नाम से जानते हो। तो ठीक है, अनुच्छेद 111 ये शक्ति देता है कि वो किसी विधेयक पर अपनी मंजूरी दे सकता है, अपनी मंजूरी रोक सकता है। ठीक है, और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और ये 4 क्षेत्रों से आपके विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 238 का क्या होता है? तो 238 का क्या होता है? 238 का निर्वाचन होता है। ठीक है, 238 का निर्वाचन होता है। और वर्तमान में 245 सीट भरी हुई हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 का निर्वाचन है और 12 मनोनीत है। ठीक है, 12 मनोनीत है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं 47 पर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत अधिक है? तो 2000 जो वानिकी का प्रतिशत अधिक है, तो वानिकी का प्रतिशत आपके मिजोरम में है। जबकि अगर मैं कुल वानिकी की बात करता हूं तो कुल वानिकी क्षेत्र की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों की संख्या है ना। कुल क्षेत्रफल की बात करूंगा और प्रतिशत के आधार पे मिजोरम में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 48वां, 1945 में लोगों की योजना पीपल्स प्लान जिसको कहते हैं, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था एमएन राव के द्वारा। किसके द्वारा? तो एमएन राव के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, गोल्ड कोस्ट कहां पर? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आपको पता है बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर को गठित किया था? तो ये किया था आपका हिसार को। किसको किया था? तो ये किया था आपको हिसार को। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी, है ना। इसका आंसर क्या है आपका?
तो इसका आंसर है आपका बी, ये याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, आपका तो है ना, बस लाइक करना है आपको, लेकिन हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेशन आपके लिए बना सके। और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।